सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 12th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की बुक है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2। तो जैसा आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर आजकल प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। स्पेशली प्रीलिम्स में 17 18 18 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडाल से पूछे जाते हैं। तो 2000 अगर 26 के पेपर में देखें तो लगभग 17 से 18 सवाल पूछे गए थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी सीरीज बनाई है चैप्टर 2 जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री को कवर करना है तो आईएएस सोशल के चैनल पर दो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें चैप्टर वाइज इन दोनों किताबों को पूरी तरीके से कवर किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2, मुगल मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन। पिछले लेक्चर में हमने पाला स्कूल, हमने जैन स्कूल और क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत मिनिएचर आर्ट ट्रेडिशन के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में मुगल पेंटिंग्स की शुरुआत देखते हैं। तो मुगल पेंटिंग की शुरुआत होती है लगभग 16th और 19th सेंचुरी में। जैसा कि आपको पता है कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दिल्ली सल्तनत में लोधी रूलर इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। तो मुगल पेंटिंग की शुरुआत भी 16th और 19th सेंचुरी में होती है। अगर आप देखें तो मुगल पेंटिंग का समय समय पर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो सबसे पहले इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट को डेवलप किया गया, फिर धीरे धीरे एल्बम्स को भी लाया गया। इन एल्बम्स को मुरक्का पेंटिंग कहते हैं। और फिर पोर्ट्रेट लाया गया। पोर्ट्रेट यानी कि जैसे इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है कि भाई लिखा भी होगा, जैसा पिछले लेक्चर में देखा था, लिखा हुआ भी होगा, उसके साथ साथ इमेजेस भी होंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। एल्बम का मतलब है उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, सीधा सीधा कैरेक्टर्स की पेंटिंग बनी हुई होगी, उसको बोलते हैं एल्बम, या जिसको पर्शियन भाषा में मुरक्का पेंटिंग भी कहते हैं। और तीसरा है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट पेंटिंग क्या होती है भाई? पोर्ट्रेट पेंटिंग जैसा कि आपके फोन में पोर्ट्रेट मोड होता है। पोर्ट्रेट मोड क्या होता है कि भाई जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर कर दिया जाता है और जो मेन फोटो का जो मेन फोकस होता है वो कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर होता है। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो सबसे पहले इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर धीरे धीरे एल्बम और पोर्ट्रेट की तरफ मुगल पेंटिंग आगे बढ़ती है। अगर देखा जाए इन्फ्लुएंस की बात करें तो स्टार्टिंग में जो मुगल पेंटिंग थी वो इंडो पर्शियन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती थी। फिर धीरे धीरे इसमें यूरोपियन स्टाइल, जिसमें शेडिंग, रियलिज्म, 3D पेंटिंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, इन सारी चीजों का एसिमिलेशन हुआ। तो स्टार्टिंग में ये इंडो पर्शियन ट्रेडिशन को फॉलो करती थी। बाद में यूरोपियन पेंटिंग ट्रेडिशन का भी इंट्रोडक्शन हुआ। जैसे यूरोपियन पेंटिंग जो स्टाइल होती है वो 3D पेंटिंग्स का, 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, शेडिंग का इस्तेमाल होता है, ऑयल बेस्ड पेंटिंग का इस्तेमाल होता है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन सारे इंडियन स्टाइल को, पर्शियन स्टाइल को और यूरोपियन स्टाइल को मिक्स करते हुए मुगल पेंटिंग को जो है एस्टैब्लिश किया गया। अगर हम थीम्स की बात करें तो मुगल पेंटिंग्स जनरली सेकुलर थीम्स आपको देखने को मिलेगी कि राजा शिकार करते हुए राजा का दरबार कैसा दिखता है, ये सारी चीजें। तो जनरली आपको हंटिंग सीन और दरबार सीन्स देखने को मिलेगी, डे टू डे लाइफ की सीन्स आपको देखने को मिलेगी। आपको इसमें रिलीजियस थीम्स नहीं देखने को मिलेंगी। तो मुगल जो पेंटिंग है उसमें आपको जो है इस्लाम से रिलेटेड या हिंदुइज्म से रिलेटेड थीम्स आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगी। इस वजह से मुगल पेंटिंग्स सेकुलर थीम्स उनकी मानी जाती है। अब बात आती है मुगल पेंटिंग का पर्पस क्या था। तो पर्पस ये था कि जैसे मुगल्स जो थे वो नो दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ रिकॉर्डिंग देयर रेन। वो उनको लगता था कि उनके जाने के बाद उनको किस तरीके से याद किया जाएगा, और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे अपने दरबार में हिस्टोरियंस जो उनकी हिस्ट्री लिखा करते थे कि राजा का दरबार कैसा होता था, राजा की दिनचर्या कैसी होती थी, राजा शिकार खेलने कैसे जाते थे, कौन कौन होता था, ये सारी चीजें बहुत सारे इतिहासकार लिखा करते थे। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भाई अगर रेन को रिकॉर्ड करना है, अगर शासन काल को रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ लिखने के साथ साथ पेंटिंग्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर मान लो कि किसी को जानना है कि अकबर का दरबार कैसा होता था तो वो पेंटिंग देखकर समझ जाएगा।
कि अकबर यहाँ पे बैठते थे, उनके मंत्री यहाँ बैठते थे, फरियादी इधर से आते थे, उनका सिंहासन इस तरीके का दिखता था, अकबर इस तरीके के कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो मुगल्स थे, मुगल रूलर्स, उनको ये लगा कि भाई लिख उनके अगर शासन काल को रिकॉर्ड करना है तो लिखने के साथ साथ क्यों ना पेंटिंग्स के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जाए। इसी वजह से इंट्रोडक्शन हुआ इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट का। ठीक है, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट का। और चूंकि जो पर्पस था मुगल पेंटिंग का वो रिलीजन नहीं था, वो था राजा के शासनकाल को, राजा के रेन को रिकॉर्ड करना। इस वजह से जो मुगल पेंटिंग्स हैं उनका जो थीम आपको देखने को मिलेगा वो आपको सेक्युलर थीम देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको सेक्युलर थीम्स आपको जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है टेक्निक्स की। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग, फोर शॉर्टनिंग और 3D पेंटिंग। 3D पेंटिंग का मतलब होता है कि भाई आप देखकर समझ जाएं कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देख के लगे कि 3D ऑब्जेक्ट है, ये प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे आप मिकी माउस के बहुत ही पुराने कॉमिक्स जो अगर आप कार्टून देखेंगे तो 2D का इस्तेमाल होता था, 2D ऑब्जेक्ट दिखाई देते थे क्योंकि शेडिंग वेडिंग का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, तो वैसे ही 3D ऑब्जेक्ट्स जो है मुगल पेंटिंग्स में बनाए जाने लगी। पर्सपेक्टिव ड्राइंग का मतलब होता है कि आप ना जब पेंटिंग अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओ कि ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, उससे पीछे कितनी दूरी पर दूसरा ऑब्जेक्ट खड़ा है, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट ये जो दिख रहा है वो कितनी दूरी पर खड़े। यानी कि आपको यू विल गेट द सेंस ऑफ डेप्थ एंड यू विल बी एबल टू गेट सम आइडिया अबाउट द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग। और एक और टेक्निक है फोर शॉर्टनिंग। फोर शॉर्टनिंग का मतलब है कि जैसे मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट अपना हाथ आगे करके, जैसे मान लो कोई आपने ऑब्जेक्ट मतलब किसी कैरेक्टर को बनाया और वो अपना आगे हाथ किए हुए, तो जैसे ऐसा देख के लगेगा कि वो हाथ जो है पेंटिंग से बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं फोर शॉर्टनिंग। अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब कर लेंगे, यूट्यूब पे एक छोटा सा कोई देखोगे, कोई लेक्चर देखोगे, समझ में आएगा फोर शॉर्टनिंग क्या होती है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम मुगल पेंटिंग्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो तूतीनामा करके जो पहली सबसे अर्ली जो किताब है वो तूतीनामा है। तूतीनामा, तूतीनामा का मतलब था टेल ऑफ अ पैरट। तूती, तूती यानी कि तोता, नामा यानी कि स्टोरी, टेल ऑफ अ पैरट। तो तूतीनामा को नक्शबी करके एक पेंटर थे अकबर के टाइम पर, उन्होंने इसको पेंट किया था। और बेसिकली तूतीनामा शुक सप्तती करके एक संस्कृत किताब थी। ठीक है, 52 टेल्स ऑफ अ पैरट, सुख सप्तती, जिसको चिंतामणि भट्ट ने लिखा था, उसी किताब का एक पर्शियन वर्जन है। तो ओरिजिनल किताब का नाम है सुख सप्तती। सुख मतलब होता है तोता, सप्तती यानी कि 52 स्टोरीज, तो सुख सप्तती। ठीक है, तो इसी का पर्शियन जो ट्रांसलेशन है उसका नाम है तूतीनामा, जिसको नक्शबी ने पेंट किया था। ये मुगल वर्जन है तूतीनामा का। ठीक है, सुख सप्तती अगर देखें तो बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरीज का कंपाइलेशन है, जिसमें एक तोता राजकुमारी को हर रात को आके एक कहानी सुनाता है। उन्हीं सारी कहानियों का बेसिकली एक कंपाइलेशन है सुख सप्तती, जिसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था नक्शबी ने। ठीक है, पर्शियन में पेंट किया था नक्शबी ने और उसका नाम था तूती नामा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो मुगल पेंटिंग है अलग अलग मुगल बादशाहों के अंडर इवॉल्व हुई। तो सबसे पहले बाबर का नाम आता है। तो बाबर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ आर्ट। तो उनके टाइम पर दो फेमस पेंटर्स हैं, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। तो दीज आर द टू फेमस रिनाउंड पोएट इन द कोर्ट ऑफ बाबर, बेहजाद एंड शाह मुजफ्फर। दूसरा नाम आता है हुमायूं का। तो हुमायूं, जैसा आपको पता है कि 1549 में, ठीक है, 1549 और 1550, ठीक है, सॉरी 1539 और 1540 में बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया था। और हारने के बाद वो पर्शिया चला गया और उसने पर्शिया के राजा शाह तहमस के नो के राज्य में पनाह मांगी थी, रिफ्यूज मांगा था। ठीक है, और
वहीं पर उसको आर्ट के प्रति जो उसका जो इंक्लिनेशन है उसकी शुरुआत वहां पर होती है। और जब वो हिंदुस्तान वापस आया, जब 1555 में जब हुमायूं हिंदुस्तान वापस आया, उसने सूर राजा सिकंदर शाह सूर को हराकर वापस से मुगल सल्तनत की नींव रखी। अगर आपको ये कहानी नहीं पता है तो मिडावल हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर ये सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो वहां पर जब हिंदुस्तान वापस आए तो दो पर्शियन पेंटर्स को वो हिंदुस्तान लेकर आए। एक का नाम था अब्दुल समाद, दूसरे का नाम था मीर सैयद अली। ठीक है। और हुमायूं ने बेसिकली निगार खाना, जिसको पेंटिंग वर्कशॉप होती है, उसको एस्टैब्लिश किया। तो कई बार एग्जाम में सवाल आ सकता है, हु एस्टैब्लिश्ड, विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश्ड निगार खाना, पेंटिंग वर्कशॉप। निगार का मतलब होता है पेंटिंग, खाना यानी कि वर्कशॉप। तो पेंटिंग वर्कशॉप को एस्टैब्लिश करने का काम किया था हुमायूं ने। ठीक है। फिर हुमायूं ने हमजा नामा करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब का पेंटिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। हमजा बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल का नाम था हमजा। लेकिन इस किताब के कंप्लीट होने से पहले ही सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मौत हो जाती है। और बाद में हुमायूं के बेटे अकबर ने हमजा नामा किताब का जो प्रोजेक्ट है, जो पेंटिंग प्रोजेक्ट है, उसको अकबर ने कंप्लीट कराया। अब मुगल पेंटिंग अंडर अकबर देखते हैं। ठीक है। तो अकबर देखे तो ही वॉज द ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड ही इनकरेज इलस्ट्रेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। ऐसा माना जाता है कि अकबर जो है डिसलेक्सिया से पीड़ित था, मतलब उसको पढ़ने वढ़ने में दिक्कत आती, और इसी वजह से उसने इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाया। क्योंकि अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत आती है लेकिन फिर भी उसको अगर पढ़ना है तो अगर इमेजेस अगर साथ में हो तो पढ़ना आसान हो जाता है। तो दैट्स वाई अकबर पैट्रोनाइज्ड, अकबर प्रमोटेड द टास्क ऑफ इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। उनके दरबार में अब्दुल समाद, नक्शबी, दसवंत, बासवान, केसु, सैयद अली, गोवर्धन और मिस्किन, ये काफी रिनाउंड ये पेंटर्स जो है बाबर माफ कीजिएगा अकबर के दरबार में ये हुआ करते थे। अकबर ने मास प्रोडक्शन, पेंटिंग के मास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तस्वीर खाना को एस्टैब्लिश किया। तो बेसिकली तस्वीर खाना एक तरीके से आप कहेंगे कि पेंटिंग्स के मास प्रोडक्शन के लिए एक तरीके से फैक्ट्री जैसा था, जिसमें बहुत सारे पेंटर्स बहुत सारी पेंटिंग्स दिन भर बनाया करते थे। और इसकी वजह से, मास प्रोडक्शन की वजह से पेंटिंग्स का दाम भी घटा। और चूंकि पेंटिंग जब अफोर्डेबल हुई तो पेंटिंग्स घर घर तक भी पहुंची। ठीक है। कुछ फेमस पेंटिंग्स की बात करें तो मडोना एंड द चाइल्ड करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। ओरिजिनली मडोना एंड द चाइल्ड एक इटालियन पेंटिंग है जिसको अकबर के पीरियड में बासवान ने रिप्रोड्यूस किया था। ठीक है, मडोना एंड द चाइल्ड। फिर रज्मनामा, रज्मनामा बेसिकली महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है। रज्मनामा, रज्म का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, और नामा यानी स्टोरी, स्टोरी ऑफ वॉर। तो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन का नाम है रज्मनामा। अब इस पर्शियन ट्रांसलेशन को पेंटिंग के रूप में इलस्ट्रेट करने का काम किया था दसवंत ने। ठीक है, दसवंत ने। तो ये नाम याद रखिए, मडोना एंड चाइल्ड को पेंट किया था आपके बासवान ने और रज्मनामा को पेंट किया था दसवंत ने। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। अब बात आती है मुगल पेंटिंग अंडर जहांगीर। तो देखा जाए मुगल पेंटिंग जहांगीर के टाइम पर, जहांगीर यानी कि सलीम जो अकबर के बेटे थे, उनके टाइम पर मुगल पेंटिंग अपने सबसे जेनिथ पे पहुंची, अपने सबसे पीक पर पहुंची जहांगीर के टाइम पर। देखा जाए तो जहांगीर was the one who shifted the focus from illustrated manuscript towards albums and portrait। तो जहांगीर से पहले जनरली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट वाली पेंटिंग्स बनती थी, पर जहांगीर के टाइम पर धीरे धीरे एल्बम और पोर्ट्रेट के ऊपर मुगल पेंटिंग का एम्फसिस जो है वो बढ़ता चला गया। ठीक है। अगर अकबर की बात करें तो जहां पे अकबर अप्रोच वाज मास पेंटिंग, वहीं पर जो जहांगीर का फोकस था प्रोडक्शन ऑफ सोफिस्टिकेटेड, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग। क्योंकि जहांगीर का मानना था कि भाई पेंटिंग सबके बस की बात नहीं है, मतलब पेंटिंग को क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट करना, कला का कदरदान होना, सब लोग कला के कदरदान नहीं हो सकते। तो इसलिए
मास प्रोडक्शन की जगह पे कुछ सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग बनाई जाए जो काफी सुंदर देखने को मिले, क्योंकि पेंटिंग वैसे भी सबको समझ में आनी है नहीं। तो अफोर्डेबल पेंटिंग को अफोर्डेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है। पेंटिंग को एक इलीट रखना चाहिए, एक कोई कनौसार है जो उसके टेस्ट को समझ सकता है, ठीक है। तो उसी कनौसार के लिए ही पेंटिंग बनाई जानी चाहिए, मास पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग बनती है वो सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग्स बनती है, ठीक है। और जहांगीर के टाइम पर एल्बम पेंटिंग्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। इन एल्बम पेंटिंग को मुरक्का पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है, मुरक्का पेंटिंग कहा जाता है। फिर जहांगीर के टाइम पर धीरे धीरे ब्रिटिश पेंटिंग स्टाइल जो है, जिसमें ऑयल बेस्ड पेंटिंग हो गई, पोर्ट्रेट पेंटिंग हो गई, इनको काफी ज्यादा धीरे धीरे जो फोकस है, जैसा कि हमने देखा था कि जहांगीर के टाइम पर इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से जो फोकस है वो एल्बम और पोर्ट्रेट पे होने लगा। तो इसी वजह से जहांगीर के टाइम पर ब्रिटिश पेंटिंग या यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल का इंट्रोडक्शन हुआ मुगल पेंटिंग ट्रेडिशन में, ठीक है। तो during Jahangir's period, assimilation of European style started, started, and it started influencing Mughal painting as well. ठीक है, जिसमें आपकी शेडिंग टेक्निक हो गई, पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो गई, फिर आपको यूरोपियन मोटिव्स देखने को मिलेंगे आपको मुगल पेंटिंग्स में। जहांगीर के टाइम पे एक और फीचर हमें देखने को मिलता है, फैंसी डेकोरेटेड मार्जिन्स, ठीक है। जहांगीर के टाइम पर अगर आप देखें तो मेन पेंटिंग के साथ साथ ये जो मार्जिन्स है ये भी काफी ज्यादा जो फैंसी हुआ करती थी। इसमें आपको भी काफी ज्यादा फ्लोरल और अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो ये जहांगीर की पेंटिंग्स का एक हॉलमार्क है, जिससे जहांगीर के समय की पेंटिंग्स को पहचाना जा सकता है। अगर जहांगीर की पेंटिंग्स देखें तो नेचुरलिज्म पे काफी ज्यादा जहांगीर का फोकस था। नेचुरलिज्म का मतलब है फ्लोरा फाउना आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे दो फेमस पेंटिंग है, एक है जीब्रा पेंटिंग जो कि जहांगीर के समय की पेंटिंग है, और दूसरी पेंटिंग है जहांगीर विद शाह अब्बास, ठीक है। ये ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, वो थोड़ा सा दूसरे टाइप से दिखती है, जिसमें जहांगीर शाह अब्बास ने जहांगीर को ऐसे मीक और सबमिसिव तरीके से पकड़ रखा है, उस तरीके से वो पेंटिंग है। ओरिजिनल ये एआई रेंडर्ड पेंटिंग है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल पेंटिंग, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा ये याद रखेंगे, जहांगीर के समय की जो पेंटिंग्स है वो काफी नेचुरल एलिमेंट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जहांगीर के टाइम पे कुछ फेमस पेंटर्स की बात करें तो अका रीजा, अब्दुल हसन और मंसूर, ये तीन फेमस पेंटर्स हैं, ठीक है। तीन फेमस पेंटर्स हैं जो कि पर्शिया से बिलोंग करते हैं। तो ये तीन फेमस पेंटर हैं जहांगीर के टाइम पे। आगे आता है शाहजहां का समय। तो शाहजहां के टाइम पर आपको जो यूरोपियनाइजेशन का ट्रेंड शुरू हुआ था मुगल पेंटिंग का, आपको शाहजहां के टाइम पे ये यूरोपियनाइजेशन और ज्यादा देखने को मिलेगा, और ज्यादा यूरोपियन एलिमेंट्स आपको मुगल पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर आप जहां पे जहांगीर की पेंटिंग नेचुरल हुआ करती थी, यानी कि नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, इन पे ज्यादा एम्फसाइज करती थी, वहीं पर शाहजहां के समय की जो पेंटिंग्स है वो आपको जो है काफी ज्यादा नो आपको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी आपको सिंहासन देखने को मिलेगा, आपको मुगल बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, यानी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स वेयर द प्राइमरी फोकस, वेयर द मेन एरिया ऑफ फोकस, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस इन शाहजहां पेंटिंग। आपको शाहजहां के पेंटिंग्स में आपको गोल्ड का इस्तेमाल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पदशाह नामा, ठीक है, पदशाह नामा जो कि जो कि बेसिकली शाहजहां की लाइफ हिस्ट्री, जो शाहजहां की बायोग्राफी है, उसको पेंट किया था अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां की बायोग्राफी, जिसका नाम है पदशाह नामा, उसको पेंट करने का काम किया था। अब बात आती है औरंगजेब की। तो औरंगजेब बेसिकली एक कट्टर मुसलमान था, उसको पेंटिंग और इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। कोई पेट्रोन नो इंटरेस्ट नहीं था। इसकी वजह से जो मुगल पेंटर्स हुआ करते थे, जिनको सैलरी जाती थी, जो कि मुगल राजा पेट्रोनाइज करते थे इन मुगल पेंटर्स को, वो धीरे धीरे उनकी नौकरियां चली गई, ठीक है। इन सारी पेंटिंग वर्कशॉप जो है औरंगजेब ने बंद करा दी, और बंद कराने की वजह से अब भाई नौकरी चली गई तो क्या करेंगे ये सारे पेंटर्स।
तो नौकरी जाने के बाद ये पेंटर्स अब नौकरी की तलाश में, घर तो चलाना है ना भाई, तो घर नौकरी की तलाश में ये आसपास के जो राजपूत किंगडम थी, मोस्टली जो राजस्थान में लोकेटेड थी, वहां पर ये सारे मुगल पेंटर्स चले गए और वहां से शुरुआत होती है राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसको हम राजस्थानी पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम उनके बारे में देखेंगे। फिलहाल अभी हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ पेंटिंग है, रमजान आना हमजा नामा, अब्दुल समाद ने इसको पेंट किया था हुमायूं के टाइम पर। फिर मडोना एंड द चाइल्ड, ये कुछ फेमस पेंटिंग है, किसके टाइम पर किसने बनाया था ये नाम याद रखेंगे। मडोना एंड द चाइल्ड बासवान ने किया था अकबर के टाइम पर। नोआज आर्क ये मिस्किन ने किया था अकबर के टाइम पर। कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन अगेन मिस्किन अंडर द पैटर्नशिप ऑफ अकबर। जीब्रा पेंटिंग, ठीक है, जीब्रा पेंटिंग उस्ताद मंसूर जहांगीर के टाइम पर। ठीक है, तो उस्ताद मंसूर ने, ठीक है, मंसूर भाई ने, एक तरीके से मंसूर भाई ने जीब्रा पेंटिंग को बनाया था जहांगीर के टाइम पर। तो कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं। तो चलिए, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर इस लेक्चर को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इफ यू हैव एनीथिंग, एनी फीडबैक और यू वांट टू शेयर एनीथिंग, यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। तो यू आर वाचिंग आईएएस सोशल चैनल। आगे का जो लेक्चर है वो है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो बने रहिएगा। काफ़ी जो अगला लेक्चर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।